Hey, dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कल अपन ने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पढ़ गया था। नेक्स्ट टाइप का जो रिलेशन है वो पढ़ते हैं अपन, और इसका नाम है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक पढ़ा था, अब इसका पढ़ना अपन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो मान लेते हैं अगर ए कोई रिलेशन है जो कि डिफाइंड है सेट ए पर, देन ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, आर इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक अगर ए बी बिलोंग करता हो आर में, बी ए बिलोंग करता हो आर में, और ये इंप्लाई कर दे कि ए इक्वल्स टू क्या है, बी है। ठीक है, ऐसा रिलेशन जो कि क्या हो, अगर है ना ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड होंगी तभी हम आगे प्रूफ करेंगे। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं होती हैं तो आगे प्रूफ नहीं करना है हमें। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा उसमें सिमेट्रिक रिलेशन में, तो सिमेट्रिक रिलेशन में जब ए बी से रिलेटेड रहेगा तभी हम प्रूफ करने के लिए जाएंगे कि बी ए से रिलेटेड है, और अगर ए बी से रिलेटेड नहीं है तो बी ए से रिलेटेड है, ये प्रूफ हम नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे दो कंडीशन फॉलो हो रही है, वो कंडीशन हमें यहाँ पे बताना है। पहली कंडीशन ये कह रही है कि अगर अगर ए जो है किसी रिलेशन आर से रिलेटेड है बी एलिमेंट से, और इसके साथ साथ बी भी किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है, तो अगर ये इंप्लाई कर देता है ए इक्वल्स टू बी, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, कोई सेट है, मान लो इसके एग्जांपल के लिए कोई सेट है हमारे पास, उस सेट कोई सेट मान लो ए है, इस पे कोई रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइन होता है कि ये कहता है आर कि ये उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है सच दैट ए इज लेस देन बी। अगर ऐसा रिलेशन है तो यह रिलेशन क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। कैसे एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा, अगर ए रिलेटेड होगा बी से तो इसका मतलब होगा ए छोटा है बी से। ऐसे ही बी अगर रिलेटेड होगा ए से तो ये इंप्लाई करेगा कि बी क्या है, लेस देन है किससे, ए से। अब ए बी से छोटा है, बी ए से छोटा है, तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकता है, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, अगर ए किसके इक्वल हो, बी के। ओके, क्योंकि मान लो अगर 2 3 से छोटा है तो कभी भी 2 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, और अगर 3 5 से छोटा है तो कभी भी 3 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो गई होंगी तब इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों नंबर सेम होंगे, तभी ये कंडीशन होल्ड हो सकती है। तो इसका मतलब हो गया सिंपल सा कि कोई रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कहलाता है अगर ए रिलेटेड हो बी से और बी रिलेटेड हो ए से, और तब ये इंप्लाई कर देता है अगर कि ए और बी आपस में इक्वल है, तो इस रिलेशन को कहा जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सेम ऐसा ही ये एग्जांपल भी है कि मान लो कोई नेचुरल नंबर का सेट है, और यहाँ पे दो नंबर, जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि ए डिवाइड्स बी, यानी कि ए बी को डिवाइड करता है। तो ये रिलेशन भी क्या होगा, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्योंकि देखो अगर ए बी को डिवाइड करेगा, ठीक है, मान लो ए डिवाइड करता है बी को, तो इसका मतलब जब हम ये डिवीजन कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। और जैसे मान लो 4 डिवाइड करता है 2 को, फिर हम कहते हैं 2 डिवाइड करता है 4 को, और सेट है किसका, नेचुरल नंबर का, इसका मतलब अपॉन में है ना। ऐसा मान लो 4 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये क्या होगा, इसको डिवाइड करने जाएंगे 0 पॉइंट समथिंग है ना, 5 ऐसा कुछ आएगा। तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, हम जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर क्या हो, सेम हो। दोनों नंबर सेम होंगी तभी दोनों तरफ से हमें जो है एक नेचुरल नंबर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसे डेसिमल नंबर मिल जाएगी या फ्रैक्शन नंबर मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ए डिवाइड्स बी वाला भी जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन क्या होता है, एक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, अगर वो क्या हो,
नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन हो तब। ओके, ऐसे ही सबसेट वाला जो रिलेशन होता है ये भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, क्योंकि ए अगर बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है, तो ये केवल तभी होगा जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह का रिलेशन क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेशन का नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसे बोलते हैं, मान लो कि ए रिलेटेड है बी से और फिर बी रिलेटेड है सी से, और अगर ये इम्प्लाई कर देता है कि ए रिलेटेड है सी से, तो इस रिलेशन को क्या कहा जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि राम का फ्रेंड है श्याम, राम का फ्रेंड है श्याम, और श्याम का फ्रेंड है कौन, हरि। और अगर ये इम्प्लीकेशन यहाँ से मिल जाए कि राम और हरि भी एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो इस रिलेशन को ही क्या कहा जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। ओके, तो ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब पहले ये दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, है ना, कौन सा, कि ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही हो, तब हम ये तीसरी कंडीशन को प्रूफ करने के लिए जाएंगे कि तीसरी कंडीशन यानी कि ए इज रिलेटेड टू सी कैसे आएगी। ठीक है, और अगर हम ये प्रूफ कर पाते हैं कि ए इज रिलेटेड टू सी, तो इसी रिलेशन को क्या बोल देंगे, हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यूं समझ लो, कोई सेट है, मान लो रियल नंबर का ही सेट है या नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें मान लो ऐसा बोल देते हैं कि 1 इज लेस देन 3, और आगे बोलते हैं 3 इज लेस देन 5। तो देखो यहाँ से आपको सीधे सीधे इम्प्लीकेशन मिल जाएगा कि 1 5 से भी तो छोटा है, तो यानी कि लेस देन का जो ये रिलेशन है, ये क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 और 3 जिस रिलेशन से जुड़े हुए हैं, यानी कि लेस देन से जुड़े हुए हैं आपस में, उसी रिलेशन से 3 और 5 भी जुड़ा हुआ है, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि 1 भी 5 से क्या है, छोटा है। तो ये रिलेशन क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही सबसेट में भी समझ सकते हैं कि कोई सेट है ए, कोई सेट है बी और कोई सेट है सी। तो ए अगर सबसेट है बी का, बी अगर सबसेट है सी का, तो क्लियर क्लियर सी यहाँ से बात निकलेगी कि ए सबसेट हो जाएगा किसका, सी का। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सबसेट वाला भी जो रिलेशन होता है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो सिंपल है, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया, अगर ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, और अगर ये इंप्लाई कर देता है कि ए रिलेटेड है सी से, तो उसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। एक और एग्जांपल डिवाइड वाला भी रिलेशन अपन समझ सकते हैं यहाँ पे, कि डिवाइड वाला भी रिलेशन यहाँ पे एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनाएगा। जैसे मान लो 2 से डिवाइड हो जाता है 4, और 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है 12। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से 2 से अगर 12 में डिवाइड करोगे तो वो भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जब ये वाली कंडीशन होल्ड हो गई थी, ये वाली कंडीशन होल्ड हो गई थी, तो इससे हमने ये बता दिया कि ये भी कंडीशन होल्ड हो गई है। तो ये डिवाइड वाला जो रिलेशन है ना, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ओके, यहाँ पे ये देख लीजिए, इसको अगर आप इस तरीके से समझें इस एग्जाम्पल के थ्रू, तो देखो एक सेट हमारे पास दिया गया है, एक सेट हमें दिया हुआ है A1 3 5 का, और इसके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है। तो हमें बताना ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो देखो 1 3 बिलोंग करता है, में 1 5 बिलोंग करता है। तो जो कॉमन एलिमेंट दोनों में मिल रहे हैं उनको कर दो गायब, जो कॉमन एलिमेंट दोनों में मिल रहे हैं इनको कर दो गायब। तो इधर बचा 1, इधर बचा 5, तो 1 5 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो ये 4 टाइप के रिलेशन थे, जो बहुत ही मतलब इसके आगे हमें जो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, और हमें जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ना है, इन्हीं चारों में से कोई 3 रहेंगे दोनों में सेटिस्फाई कराने के लिए, तो वो ट्रांजिटिव वो बन जाएगा, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन भी बनेगा और
कोई 3 सेटिस्फाई होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे इनके कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, कौन सा होता है पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है और इनवर्स रिलेशन के साथ साथ कंपोजिट रिलेशन क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन का नाम है इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो मान लो कोई रिलेशन आर है जो ए से बी में डिफाइन है, ठीक है। कोई रिलेशन आर है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन होता है। तब अगर बात करें हम इनवर्स रिलेशन की, तो जो इनवर्स रिलेशन रहेगा आर का उसे आर इनवर्स से डिनोट करते हैं और कहते हैं ये जो आर इनवर्स रिलेशन है ये बी सेट से ए सेट पे डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आर आर रिलेशन हमें यहाँ पे डिफाइन किया गया है और ये जो आर रिलेशन है ये डिफाइन किया इस तरीके से कि ये एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर में है, सच दैट ये जो पहला एलिमेंट है, या यूं कह दें कि ये जो सच दैट एक्स वाई जो है, सॉरी, यहाँ पे x जो है ये पहले सेट में बिलोंग करता है और y जो है ये दूसरे सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होगा ये तो मान लो अपना डिफाइंड रिलेशन है। इसका जो इनवर्स रिलेशन रहेगा उसे हम डिनोट करेंगे r इनवर्स से और इसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे अगर एक्स वाई था तो यहाँ पे क्या होगा वाई एक्स आ जाएगा, सच दैट एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए हमारे पास आर रिलेशन में, जहाँ पे एक्स ए में बिलोंग करता हो और वाई बी में बिलोंग करता हो, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं करना है, सिंपली जो एक्स चल रहा था है ना, आगे जो एलिमेंट चल रहा था उसको क्या कर देना है, पीछे बना देना, यानी कि वाई को आगे कर देना, एक्स को पीछे कर देना है, सच दैट ये जो एक्स वाई है ये बिलोंग करता हो आर में। तो हम इसी रिलेशन को क्या कहेंगे, इनवर्स रिलेशन कहेंगे, ठीक है। और इनवर्स रिलेशन में जो रिलेशन आर का डोमेन होता है वो इनवर्स का रेंज बन जाता है और जो रेंज आर का होता है वो आर इनवर्स का डोमेन बन जाता है। ओके, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं हम इनवर्स रिलेशन का। तो इनवर्स रिलेशन का जो एग्जांपल होगा वो कुछ इस तरीके से है कि मान लो हमारे पास कोई रिलेशन आर है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन करता है, जहां पर सेट ए जो है ये है 1 2 3 4 और जो सेट बी है ये है ए बी सी, ठीक है। अब इस पे जो रिलेशन आर डिफाइन होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करके दिया गया है कि आर इनवर्स आर रिलेशन जो दिया है ये क्या है, 1 ए है, 2 ए है, 2 बी है, 3 ए है और 3 बी रिलेशन। इस तरीके से आर कोई रिलेशन डिफाइन किया गया सेट ए से सेट बी में। तो इसका जो इनवर्स रिलेशन रहेगा बस इसी में कुछ चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ए पीछे है और 1 आगे वाले एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है और सेकंड एलिमेंट 2 है। तो 2 आगे सेकंड एलिमेंट को क्या बना देना, फर्स्ट एलिमेंट बना देना, फर्स्ट को सेकंड बना देना है, यानी कि 1 ए को A1 बना देना है, 2 ए को A2 बना देना है, 2 बी को B2 बना देना है और A3 को 3 ए बना देना है। इस तरीके से अगर हम बना देंगे तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, इनवर्स, सॉरी इनवर्स, हाँ इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें कि R का डोमेन कितना है, तो R के डोमेन में देखो पहला पहला एलिमेंट 1 है, 2 है और यहाँ पे 3 है, तो R का डोमेन हो जाएगा 1 2 3, यानी कि R इनवर्स का जो रेंज रहेगा वो क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अब R का रेंज पता करो तो A आ रहा है, B आ रहा है, A और B ही है, तो R का रेंज कितना है, A और B है, तो R इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, वो A और B हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि जो इनवर्स रिलेशन होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट रिलेशन कंपोजिट रिलेशन, नाम से ही पता कर चलता है कंपोजिट मतलब दो चीजों को यानी कि दो रिलेशंस को मिला दिया जाए, है ना। कोई रिलेशन है जो कि ए से बी पे डिफाइन है, दूसरा कोई रिलेशन है
एस जो कि बी से सी पे डिफाइन है, तो इनका जो कंपोजिट रिलेशन रहेगा उसे एस ऑपरेशन आर से डिनोट करेंगे और कहेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कंपोजिट फंक्शन पढ़ते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन एक रिलेशन है, मतलब 3 सेट है हमारे पास इस तरीके से, इस सेट का नाम है ए, इस सेट का नाम है बी, इस सेट का नाम है सी। तो कोई रिलेशन आर जो कि डिफाइन होता है सेट ए से सेट बी में, और कोई रिलेशन एस जो कि डिफाइन होता है सेट बी से सेट सी में। अगर इस सेट से डायरेक्ट इस सेट में रिलेशन डिफाइन कर दिया जाए, जैसे मान लो इधर x है, इधर y है, इधर z है, तो यानी कि x y रिलेटेड है कहाँ, r रिलेशन से, और y z रिलेशन है s रिलेशन से। तो अगर बीच वाला जो y वाला एलिमेंट है इसको गायब करके डायरेक्ट x से z वाले एलिमेंट में रिलेशन बता दिया जाए, तो इस रिलेशन को कहा जाएगा कि ये कैसा रिलेशन है, ये कंपोजिट रिलेशन है, यानी कि दो रिलेशन को मिला दिया गया है। अब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग दो रिलेशन को मर्ज किया जा रहा है, ठीक है ना। एक रिलेशन देखो एक्स वाई बिलोंग करता था आर में और वाई जेड बिलोंग करता था एस में, और इससे हमने बता दिया कि एक्स जेड बिलोंग करता है एस ऑपरेशन आर में। तो इस रिलेशन को कहा जाएगा कंपोजिट रिलेशन, यानी कि दो दो रिलेशन को हमने मिला दिया है, तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे, कंपोजिट रिलेशन कहेंगे, है ना। ट्रांजिटिव में क्या रहता है, एक ही रिलेशन रहता है ना, ए बी कोई एलिमेंट है वो बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, तो अपन प्रूफ करते हैं ए सी भी बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे पास दो रिलेशन रहेंगे, एक रिलेशन रहेगा जहाँ पे आर रिलेशन एक्स वाई आर में बिलोंग करेगा, दूसरा रहेगा वाई जेड जहाँ पे वाई जेड बिलोंग करेगा एस में, और हम क्या करेंगे एस और आर को मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने के बाद जो जो रिलेशन बनेगा उसे बोलेंगे एस ऑपरेशन आर, और इस रिलेशन का मतलब ये होगा कि अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, वाई जेड एस में बिलोंग करता है, तो एक्स जेड भी कहाँ बिलोंग कर जाए, एस ऑपरेशन आर में बिलोंग कर जाए। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं क्या है, कंपोजिट रिलेशन है। नेक्स्ट रिलेशन समझते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो मान लो आर कोई रिलेशन है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन समझना है। तो मान लो ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इस सेट पे डिफाइन है कोई रिलेशन कैपिटल आर, और इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे अगर अगर ये रिफ्लेक्सिव हो, यानी कि ए बिलोंग करता हो इसमें। दूसरा, ये सिमेट्रिक हो, यानी कि अगर ए बी से रिलेटेड हो और अपन ये बता दें बी ए से रिलेटेड है, तब ये होगा सिमेट्रिक। और थर्ड होता है ट्रांजिटिव, यानी कि अगर ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, और हमें ये मिल जाए कि ए भी सी से रिलेटेड है, तो हम इस रिलेशन को बोलेंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो अगर तीन रिलेशन ये तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव यानी कि खुद पे डिफाइन हो, सिमेट्रिक यानी कि उल्टा सीधा सीधा दोनों, और ट्रांजिटिव मतलब दोस्त का दोस्त भी अपना दोस्त हो जाए, तो उसे बोला जाएगा क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त वो तो नहीं है ना, दोस्त का दोस्त अगर अपना दोस्त होता है तो उसे बोलेंगे क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसी पे बेस्ड एक सम कर लेते हैं अपन, और उस सम मतलब एक एग्जांपल समझ लेते हैं, और वो एग्जांपल मान लो यही ले लेते हैं कि कोई एक रिलेशन है, और ये रिलेशन कैसा डिफाइन हो रहा है कि सेट चल रहा है इंटीजर्स का, कोई सेट है इंटीजर्स का, और इस पे एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है आर, जो कि कह रहा है अगर एक्स वाई से रिलेटेड होगा तो इसका मतलब होगा एक्स माइनस वाई एक इवन नंबर होगा। तो हमें बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो एक क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो कैसा डिफाइन है ये रिलेशन, ये डिफाइन हो रहा है कुछ इस तरीके से रिलेशन कि हमारे पास कोई एक सेट है इंटीजर्स का, ठीक है। हमारे पास जो सेट है, एग्जाम्पल हमारे पास जो सेट है वो सेट के फॉर्म में सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, और जीरो भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, इस पे कोई रिलेशन आर डिफाइन हो रहा है, कहेगा ये उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है सच दैट
जब हम x में से y माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इवन नंबर या इवन इंटीजर मिलता है। x माइनस वाई करते हैं तो क्या आता है, एक इवन इंटीजर मिलता है। तो इस रिलेशन को बताना है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर हमें बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वेरी फर्स्ट जो हमें प्रूव करना पड़ेगा वो बताना पड़ेगा कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है यानी कि क्या है, खुद के लिए भी ये रिलेशन डिफाइन करता है। तो अगर हम खुद के लिए डिफाइन करने जाएंगे तो मान लेंगे कि लेट x बिलोंग करता है कहाँ पे, i पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स आप पता करोगे, तो x माइनस एक्स पता करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 0 2 के टेबल में आ ही जाता है, 2 0 जा 0। इवन नंबर क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगी हमें एक क्वांटिटी मिल जाएगी, और इसलिए इसे कहेंगे 0 बिलोंग करता है i में। और कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट x इज रिलेटेड बाय x। और x से रिलेटेड करता है, इसका मतलब x में क्या करता है, बिलोंग करता है। और अगर बिलोंग करता है तो कहेंगे देयरफॉर कैपिटल R इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन R क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इसके आगे चलते हैं, सेकेंड रिलेशन पे। सेकेंड रिलेशन क्या कहता है, सेकेंड कहता है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए पहले एक कंडीशन फॉलो अप होना चाहिए। तो अपन बोलते हैं कि लेट लेट ए भी मान लो या एक्स वाई भी मान सकते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आई सच दैट कैसा है कि एक्स वाई ये बिलोंग करता है ऑर्डर पेयर इसका रिलेशन आर में। अब बताओ, यहां से करते हैं चालू अपन। कहते हैं सिंस एक्स वाई ये बिलोंग करता है आर में, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ आर ये इंप्लाई करेगा एक्स माइनस वाई ये क्या होगा, इज एन इवन नंबर, है ना, ये एक इवन नंबर होगा। अब बताओ, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन को कर लूँ कॉमन तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा। ये भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, है ना। क्लियर है बात भाई, केवल इसमें क्या करा मैंने, माइनस साइन ही तो कॉमन करा, बाकी तो कुछ करा ही नहीं। इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। अब बताओ, अगर 4 एक इवन नंबर होता है तो -4 भी एक इवन नंबर होता है। यानी कि अगर ये -4 अगर इवन नंबर है तो 4 भी एक इवन नंबर होगा। तो इस माइनस साइन को अगर हटा देते हैं तो इवन और ऑड होने में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, अपन को तो केवल डिवाइड करके देखना है। इसका मतलब अगर ये y माइनस एक्स एक इवन नंबर है माइनस का, तो y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। और अगर y माइनस एक्स इवन नंबर हो जाता है तो इसका मतलब y रिलेटेड है किससे, x से। और अगर ये रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वाई एक्स बिलोंग कर जाएगा कहाँ पर, आर में। और अगर ये बिलोंग कर जाएगा तो हम कहेंगे देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग कर रहा था आर में, और इसने इम्प्लाई कर दिया कि वाई एक्स भी कहाँ बिलोंग करता है, आर में। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। ओके, ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट समझते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई जेड ये 3 एलिमेंट है जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ पे, इंटीजर्स में। सच दैट ये इस तरीके से बिलोंग करते हैं कि एक्स वाई बिलोंग करता है कहाँ पे, आर में। और वाई जेड बिलोंग करता है कहाँ पे, वाई जेड भी बिलोंग करता है कहाँ पे, बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है आर में। अब कहेंगे कि सिंस एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, इज इवन। ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। फिर कहेंगे एंड वाई जेड बिलोंग करता है, वाई जेड बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है,
एक्स वाई बिलोंग करता तो एक्स माइनस वाई इवन होगा, वाई जेड बिलोंग करता तो इसका मतलब वाई माइनस जेड इवन होगा। अब अपन बात करते हैं, हमें बताना रहेगा कि एक्स जेड बिलोंग करता है, तो अपन कहेंगे, अपन शुरुआत कर देते हैं एक्स माइनस जेड से कि एक्स माइनस जेड का क्या होगा। अगर एक्स माइनस जेड भी इवन आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस जेड अगर इवन आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये x माइनस जेड यानी कि एक्स जेड भी बिलोंग कर जाएगा R में। यही हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अपन कहते हैं कि इसमें x में से मैं y को माइनस कर देता हूँ और इसमें ही y को प्लस कर देता हूँ। तो आई थिंक माइनस और प्लस दोनों करा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो देखो ये 2 से डिविजिबल है, ऊपर मैंने बोला मतलब ऊपर हमने बोला ये इवन नंबर है और ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। ये इवन नंबर हो गया, ये भी एक इवन नंबर है। और अगर दो इवन नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। दो इवन नंबर को प्लस करेंगे तो एक इवन नंबर आएगा। जैसे देखो 4 है और 6 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, इवन नंबर है। आगे बात समझ में। तो x माइनस जेड लेके चले तो ये भी क्या हो गया, इवन नंबर आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स जेड जो है ये भी बिलोंग करता है कहाँ पे, आर में। कहेंगे देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर implies that एक्स जेड is also belongs to R, therefore R is transitive। आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से कहेंगे हेंस ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो कहेंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ओके, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में क्या कहा जा रहा है कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड कैपिटल आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। इफ small a is any arbitrary element of a, then the set of all those x element of a which satisfy the relation x related to a is called equivalence class of a with respect to r and it is denoted by, इस तरह के ब्रैकेट में है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख दिया जाता है। तो सिंपली जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास जो होता है वो ये कहता है कि अगर आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है और ए कोई फिक्स एलिमेंट है, अब इस ए के साथ में जितने भी एलिमेंट इस रिलेशन से जुड़ेंगे ना, कौन से, एक्स के साथ में है ना, ये एक्स अगर आर से इस तरीके से रिलेट हो जाता है ना, यानी कि ए और आर सॉरी एक्स और आर जिस रिलेशन से रिलेट होंगे, जहाँ पे ये आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा, तो जितने भी एलिमेंट ए से इसी रिलेशन से जुड़ जाएंगे तो उन सारे एलिमेंट के सेट को क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास कहा जाएगा। ठीक है, जितने भी ऐसे एक्स एलिमेंट रहेंगे उन सभी के का सेट बना दो, तो जो सेट आएगा उसे ही क्या कहेंगे, हम इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंस क्लास। और इक्विवेलेंस क्लास को, जैसे ए का इक्विवेलेंस क्लास पता कर रहे हैं तो इसको अपन ऐसा ही लिखते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखते हैं। और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज रिलेटेड टू ए। या इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ये जो ए का इक्विवेलेंस क्लास है ये क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। यानी कि ये ए के साथ में जितने भी एलिमेंट आर में बिलोंग करेंगे उन सभी के सेट को ही क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ओके हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और इस पे एक रिलेशन कैपिटल आर डिफाइन किया जा रहा है कि ये उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जहाँ पे a माइनस बी 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये रिलेशन कैसा है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमें बताना है कि इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा।
तो हमें ये पता है सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, माइनस वाले नंबर्स होते हैं, है ना, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और साथ में जीरो भी होता है। यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ए बी से रिलेटेड होगा अगर a माइनस बी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो। और 3 से डिवाइड का मतलब क्या होगा, जब a माइनस बी को आप 3 से डिवाइड करोगे तो मान लो कोई नंबर m आता है, इस 3 को इधर भेज दो तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3m हो जाएगी। यानी कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3n प्लस में b हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वहीं से निकाला गया है ना, कहाँ से, जैसे अपन ने कल मतलब पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था, अपन ने कांग्रुएंस मॉडुलो भी वहां से बनाया था। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गया कि ए जो है बी से रिलेट करेगा कब, जब a की वैल्यू 3n प्लस में b होना चाहिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, which shows that a is divided by 3, क्या कह रहा है ये, कह रहा है which shows that a is divided by 3 then remainder is b, ठीक है, and a is equivalent to this remainder b। इसका मतलब क्या हो गया, जब a को क्या किया जाता है, 3 से डिवाइड किया जाता है, b इसका रिमाइंडर होता है ना। वो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लगा दें तो क्या होता है, कोई नंबर a है, इसको जब b से डिवाइड किया जाता है b क्यू प्लस में r ऐसा कुछ आता है ना। तो यहाँ पे जो आता है इसे ही तो अपन रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई नंबर a है, उसको अपन 3 से डिवाइड कर रहे हैं, टेबल जा रहा n टाइम या m टाइम, और प्लस में जो भी कुछ रहेगा वो क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा, है ना। इसका मतलब b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। और एक मिनट रुक जाओ यार, भूल जाता हूँ मैं, फिर याद रहेगा बाद में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये होता है कि अगर हम किसी नंबर a को q से b से डिवाइड कर रहे हैं, q बार टेबल जाएगा, r रिमाइंडर होगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। वहाँ पे एक और कंडीशन रहती है, ये जो r की वैल्यू रहती है ना, ये लेस देन होती है b से और ग्रेटर देन r इक्वल्स टू होती है किससे, 0 से। ठीक है, लेकिन ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे लेस देन होती है। तो यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है ना, ये लिखा आएगा ऐसा 0, नहीं सही लिखा है यार, लेस देन आर इक्वल्स टू 2 लिखा है, सही है। ठीक है, या अगर यहाँ पे 3 लिखते तो लेस देन 3 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो b की वैल्यू होगी, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा, यानी कि या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो इक्विवेलेंस क्लास जो रहेगी 0 से रिलेटेड, वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी x सच दैट x बिलोंग्स टू i, x रिलेटेड हो किससे, 0 से। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है ना 0, देखो x में से कुछ भी माइनस ना हो, x में से कुछ भी माइनस ना हो, 3 से डिवाइड भी हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 डिवाइड होगा, 6 0 भी डिवाइड होगा, है ना, 6 भी डिवाइड होगा, 9 भी डिवाइड होगा, 3 का जितना भी मल्टीपल होगा वो सभी इससे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 का जो इक्विवेलेंस क्लास रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, प्लस माइनस 3 रहेगा, प्लस माइनस 6 रहेगा, प्लस माइनस 9 रहेगा। इस तरीके से जो क्लास बनेगी ये 0 की हो जाएगी इक्विवेलेंस क्लास। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास पता करते हैं 1 की। 1 की इक्विवेलेंस क्लास पता करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 3m1 आना चाहिए। यानी कि x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 3m प्लस में 1, है ना, ऐसी। अब अगर आप यहाँ पे m की जगह पे 0 रखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। m की जगह पे अगर आप 1 रखोगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। m की जगह पे अगर आप 2 रखोगे, 3 2 जा 6, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
ऐसे ही आपको इधर नंबर मिल जाएंगे। अगर m की जगह पे -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 1 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। m की जगह पे -2 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 + का 1 यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। m की जगह पे 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, माइनस का 9 + का 1 यानी कि माइनस का 8 मिल जाएगा। तो यानी कि हमें 1 का जो इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, है ना। माइनस माइनस क्या 1 1 4 7 10 और माइनस में हो जाएगा -2 -4 -5 -8 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ऐसे ही अगर हमें पता करना हो इक्विवेलेंस क्लास 2 का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का इक्विवेलेंस क्लास पता करने का मतलब क्या हो गया, सेम ऐसा ही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x -2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 3m होना चाहिए। यानी कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3m प्लस में 2 होनी चाहिए। m की जगह पे जब आप 0 रखोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। m की जगह पे जब आप रखेंगे, m की जगह पे जब आप 1 रखेंगे, 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। m की जगह पे जब आप 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। m की जगह पे 4 रखेंगे तो 3 4 जा 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप नेगेटिव नंबर रखते हैं तो m की जगह पे जब -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 + का 2 यानी कि -1 आ जाएगा। m की जगह पे 2 रखेंगे तो -6 + का 2 यानी कि -4 आ जाएगा। m की जगह पे 3 रखेंगे तो -9 + का 2 यानी कि कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 2 का इक्विवेलेंस क्लास इस तरीके से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे ना, तो जो